क्या आप लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर जो 1/3 स्टूडेंट्स हैं वो सभी प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, यानी जो कोचिंग सेंटर्स हैं स्कूल के बाद वो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। बता दें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। अगर हम इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच मोर देन 1800 बिलियन बाय 2030। और अगर हम करंट मार्केट रेवेन्यू की बात करें तो इस कोचिंग इंडस्ट्री का जो करंट मार्केट रेवेन्यू है इट इज मोर देन 58,000 करोड़। और इसमें भी जो इंडिया की कोचिंग कैपिटल है वो है कोटा, जो कि 6,000 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री है, जहां पर हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे जाते हैं, अपने आप को एनरोल कराते हैं इन वन ऑफ द 130 इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल इन कोटा। लेकिन रिसेंटली इस इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने नई गाइडलाइंस निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बच्चा 16 साल से कम की उम्र का है तो उसे इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो है पढ़ाया नहीं जाएगा, ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चे इमैच्योर होते हैं और ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस गाइडलाइंस के अंदर बताई गई हैं और आप सबको ये जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर चाहे वो बच्चे हों। तो इसीलिए ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ की है अ सेट ऑफ न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो ये जो गाइडलाइंस हैं इनका एम है कि वो रेगुलेट कर सकें द ऑपरेशंस ऑफ कोचिंग सेंटर्स, इंश्योर कर सकें स्टूडेंट्स की वेलबींग और प्रमोट कर सकें क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम रीज़न की बात करें कि क्यों ये गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली गई हैं, अभी तक भी तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही थी, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा और पहला रीज़न है सुइसाइड। तो कोटा के अंदर हम विटनेस कर रहे हैं कि हर साल कितने सारे बच्चे जो है वो सुइसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनसे वहाँ हो नहीं रहा है, वो वहाँ जाके अकेले पढ़ते हैं और इसीलिए जो नंबर ऑफ़ सुइसाइड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो गाइडलाइन है ये एम कर रही है उन हज़ार्डस कंडीशंस की जिसके अंदर उन कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कितनी ज़्यादा फ़ीस जो है ये कोचिंग सेंटर्स उन बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, तो उसको लेके भी ये गाइडलाइंस बनाई गई थी, एंड वेरियस मैल प्रैक्टिसेस जो कि इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो सारी गाइडलाइंस हैं वो निकाली है फॉर द रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। तो ये तो बात हो गई कि इस समय जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो कैसा कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, इसका मार्केट रेवेन्यू कितना है, और ये जो नई गाइडलाइंस हैं इन्हें क्यों निकाला गया है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द गाइडलाइंस कि इन गाइडलाइंस के अंदर आखिर कहा क्या गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो अभी एग्जिस्टिंग में है उन्हें तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और जो नया खोलने वाले हैं उनका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो कोचिंग सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस दिन से भी ये जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट होगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपने सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वो कोचिंग सेंटर्स जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उनकी हर एक ब्रांच को एक सेपरेट कोचिंग सेंटर समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर सेंटर के लिए, हर ब्रांच के लिए जो है एक सेपरेट एप्लीकेशन लगेगी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होगा, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होगा, इसके बारे में गाइडलाइंस में नहीं बताया गया है, एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि नए रूल्स आएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इस रजिस्ट्रेशन का जो है ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम बाद वापस से इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब जब आपके कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन मिल गया है उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहली और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कोई भी बच्चा जो कि 16 साल से कम की उम्र का है वो इन कोचिंग सेंटर्स में जाके जो है नहीं पढ़ सकता, अलाउड नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं छोटे हैं, मैच्योर नहीं है, इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि जो 11 स्टैंडर्ड से कम की क्लासेस के लिए इस समय कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि 6 स्टैंडर्ड से ही जो है बच्चों को पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो अब वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि
16 ईयर्स से कम के बच्चे यानी 11 स्टैंडर्ड से जो कम के बच्चे हैं उन्हें अब ये इस तरीके से कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना अलाउड नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिसलीडिंग प्रॉमिसेस या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की। तो जब हम रोड पे कई बार जा रहे होते हैं या फिर उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से उन्होंने कितनी रैंक्स निकाली हैं, ये रैंक 1, 2, 3। और एक मज़े की बात ये है कि कितनी बार हम ये देखते हैं कि एक बच्चा 3 कोचिंग सेंटर्स के होर्डिंग्स के ऊपर है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चे ने उन तीनों कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाके पढ़ाई की? ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपनी रैंक्स ज़्यादा दिखाने के लिए वो उन बच्चों को जो है उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो एक तरीके से ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो है वो निकाली है, बल्कि रैंक 1 की कैटेगरी वाइज भी रैंक 1 निकालते हैं। तो बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिलती है, जो कि अब इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन गाइडलाइंस के अंदर प्रोहिबिट किया है इन कोचिंग सेंटर्स को फ्रॉम मेकिंग एनी मिसलीडिंग प्रोमिसेस और गारंटीज ऑफ रैंक और गुड मार्क्स। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम बीइंग मिसलेड। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि इन गाइडलाइंस में कवर किया है वो है रेगुलेशन ऑफ फीस। तो ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं इन्हें अपने प्रोस्पेक्टस में काफ़ी डिटेल में बताना पड़ेगा अबाउट अ फेयर एंड रीजनेबल फीस फॉर देयर कोर्सेज। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो रिफ़ंड भी करेंगे। जी हाँ, अभी तक क्या होता था, किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद कुछ टाइम बाद उसे लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और वो उस कोचिंग से बाहर निकलना चाहता है, ऑप्ट आउट करना चाहता है। तो वो ऑप्ट आउट तो कर सकता है, लेकिन उसे रिफ़ंड नहीं मिलता था। जो भी बचा हुआ टेन्योर है, उसकी जो फ़ीस है वो उसे नहीं मिलती थी। लेकिन अब इन गाइडलाइंस के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो प्री मैच्योरली उस कोचिंग सेंटर को छोड़ना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है, तो 10 डेज़ के अंदर अंदर जो भी अमाउंट बचा है, यानी जितने भी पीरियड के लिए अब वो बच्चा है उस बच्चे को अटेंड नहीं करता है, उतना अमाउंट कोचिंग सेंटर को वापस करना होगा, रिफ़ंड करना होगा बच्चे को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोटा के अंदर जो इतने सारे इंसिडेंट्स हैं उनमें से एक रीज़न ये भी है, बच्चा नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा अपने घर से कितना लोन लेकर आया है वो प्रेशर भी उस पर रहता है कि वो यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा है, अब फीस वापस मिलेगी नहीं तो मैं क्या करूँ। तो इसीलिए ये जो स्कीम है, ये जो गाइडलाइन उन्होंने शामिल किया, हमारी गवर्नमेंट ने शामिल की है, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑन क्लास आवर्स। तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक दिन के अंदर 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते। इसके अलावा ये जो क्लास के आवर्स हैं, ना तो ये सुबह में बहुत जल्दी होने चाहिए, ना ही इवनिंग में बहुत लेट तक होने चाहिए। तो एक रीज़नेबल टाइम पर ये क्लासेस रखी जाएं और एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं हो सकती। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए, विच इंक्लूड्स हैविंग क्वालिफाइड काउंसलर्स ऑन स्टाफ एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज। तो कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है या उसकी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है, तो इसलिए कोचिंग सेंटर्स के पास एक काउंसलर होना चाहिए जो कि उनके स्टाफ का पार्ट हो, ताकि वो बच्चे से बात कर सके, उसे समझा सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो कैसे अच्छा कर सकता है। तो उसकी मेंटल वेलबींग के लिए इस तरीके के काउंसलर्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अब क्योंकि ये जो काउंसलर स्टाफ के अंदर ये शामिल है और हम स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो इस गाइडलाइंस के अंदर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई है कि जो भी टीचर्स जो हैं इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाएंगे, उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है जिस भी सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहे हैं वो तो चाहिए, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड लास्टली ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें जो कि इंक्लूड करेगा प्रोविजंस ऑन एडवर्टाइजिंग, स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड बैच साइज़। और इसके अलावा ये जो नई गाइडलाइंस हैं कि ये भी कहती हैं कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए फायर सेफ्टी पे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी, जिसका जो सिनेरियो है वो हमने देखा कि कहाँ पर वो कोचिंग थी और कैसे जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस थे वो फॉलो नहीं किए गए थे। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास ट्रेन स्टाफ होना चाहिए ताकि वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। एंड लास्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट। तो हर कोचिंग सेंटर को जो है एक सेफ़ और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जितने भी कंप्लायंसेस मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी क्रूशियल है, और अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इन सारी रिक्वायरमेंट्स को, इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा
तो उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। तो अगर उस सेंटर ने पहली बार कोई ऑफेंस किया है तो उस केस में जो पेनल्टी है वो 25,000 होगी। अगर सेकंड ऑफेंस किया है तो 1 लाख, और अगर रिपीटेड ब्रीचेस देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में जो सेंटर का रजिस्ट्रेशन है उसे हटा दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा। और ये सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं, इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक कमेटी सेटअप की है ताकि वो मॉनिटर कर सकें द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू गाइडलाइंस, और यही वो कमेटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो अगर कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट, या फिर अगर वो गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं या फिर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यही वो कमेटी है जो कि उन कंप्लेंट्स के रिगार्ड में इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर हम इन गाइडलाइंस को देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो ये है कि कोचिंग सेंटर्स को क्या क्या करना होगा, यानी जो फिज़िकल मोड में कोचिंग हो रही है उसमें क्या करना होगा। ऑनलाइन वाली कोचिंग का क्या सिनेरियो है अभी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इन गाइडलाइंस के अंदर। यही माना जा रहा है कि ज़्यादातर ये जो गाइडलाइंस है वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स को जो है फोकस कर रही है। ऑनलाइन के लिए क्या है ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है। दो कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसमें हम समझ सकते हैं कि टीचर की एजुकेशन क्या है, बैच साइज़ क्या होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए एक बैच में, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन में कैसे लागू होंगी वो अभी देखने वाली बात है। दो ये जो पूरी गाइडलाइन जो अभी हमारे सामने आई है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, ना ही हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि जो एजुकेशन वाली चीज़ है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, यानी जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों का रोल होता है। तो अब सेंटर ने तो ये गाइडलाइंस इशू कर दिए, लेकिन जब तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स नहीं लाती, वो ये नहीं देखती है कि इन गाइडलाइंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तब तक इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो अब देखने वाली बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो कैसे इन गाइडलाइंस को जो है अपने स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कराएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू गाइडलाइंस ऑन द कोचिंग सेंटर। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या कहना है, क्या ये गाइडलाइंस अच्छी हैं, ये ज़रूरी हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए या नहीं। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।